हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके सामने आकर। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 55 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार चली इस देश में, कभी किसी ने आपके मंगलसूत्र चोरी किए? इंदिरा जी ने अपना सोना दिया देश के लिए जब जंग थी। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पे, इश्तिहारों में, सच नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो, इस सच्चाई को पहचानो। है या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हो। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। एक शहीद होता है, इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी को सुना आपने, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी में भी अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, वाराणसी में भी। और अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती तो कम से कम 2-3 लाख वोट से नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। मैं ज़मीन पर मौजूद थी बनारस में चुनाव को कवर करने के लिए, और मुझे कभी नहीं लगा कि राहुल गांधी का यह बयान अतिशयोक्ति है। जितने कमज़ोर तरीके से प्रधानमंत्री इस चुनाव को जीते हैं, ये कमोबेश एक अपमानजनक हार जैसा ही है। देश का प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता होने का दावा करने वाले कि न सिर्फ के देश में बल्कि दुनिया भर में। लेकिन अब प्रियंका गांधी, वही प्रियंका गांधी जिन्होंने अमेठी, रायबरेली, बनारस, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़ा, अब वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। और ये चुनाव, ये माना जा रहा है कि एक तरह से उनके लिए केक वॉक, यानी बहुत आसान रेशमी रास्ता होने जा रहा है। राहुल गांधी की वहाँ पर जो छवि है, कांग्रेस पार्टी की जो वहाँ पर छवि है, और जो यूडीएफ यानी जिसका हिस्सा है कांग्रेस, जिस पूरे अलायंस का, उसका वहाँ पर जो असर है, उसमें बिल्कुल नहीं लगता कि किसी खास मुकाबले का सामना करना पड़ेगा प्रियंका गांधी को। अब ये तो ऐलान हो गया, लेकिन अब जो मैं आगे देख रही हूँ वो ये कि जो लोकसभा है हमारी, उसमें किस तरह की तस्वीर पेश आएगी। पूरी संसद में, वो संसद जिसको पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने पूरे तरीके से धराशायी करने की कोशिश की, हर वो एक चीज़ उन्होंने की, हर वो एक हथौड़ा चलाया कि देश की संसद की एक एक ईंट निकाल कर उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया इस संसद को। आज इस संसद में जब राहुल गांधी बैठेंगे, उनके शाना बशाना, यानी उनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर प्रियंका गांधी बैठेंगी, और उधर राज्यसभा में सोनिया गांधी बैठेंगी। बीजेपी कह रही है कि ये परिवारवाद है, लेकिन परिवारवाद से अलग आप ये देखिए, उसका तो जवाब कांग्रेस पार्टी देगी कि परिवार है या नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों में इस परिवार पर, परिवार का हिस्सा होने की वजह से नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ने हमला किया। तो अगर वो परिवार में यकीन नहीं रखते तो क्यों एक परिवार के तमाम सदस्यों को इतना सताया गया। मैं सोच रही हूँ कि तस्वीर जब कि शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल कर रही होंगी प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ। 10 साल में मैंने नहीं देखा कभी कि एक लम्हे के लिए भी उन्होंने साथ छोड़ा होगा। वो नज़ारा ही अलग होगा, वो तस्वीर ही अलग होगी जब नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे संसद में, लोकसभा में, दूसरी तरफ होंगे उन्हीं के खास सामने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राज्यसभा की तस्वीर भी अलग होगी। वो तमाम तस्वीरें मुझे याद आ रही हैं जब किस तरीके से ये वही राहुल गांधी हैं जिन राहुल गांधी को न सिर्फ कि पार्लियामेंट से, संसद से बीजेपी ने निकालने का काम किया, उनको संसद से निकाला, उसके बाद उनको उनके घर से निकाल दिया। और ख़तरा तो ये था कि हो सकता है राहुल गांधी हमेशा के लिए, यानी इस बार ही नहीं बल्कि अगले भी 6 साल तक के लिए वो चुनाव लड़ने से उनको अक्षम बना दिया जाए। यानी बदले की भावना से जो प्रेरित
बीजेपी और नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि इस पूरे परिवार पर हमला करना चाहते हैं। इस पूरे परिवार को उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम प्रेमी, पाकिस्तान प्रेमी, आतंकवाद प्रेमी, यहाँ तक कि पूरा कैंपेन, जो इस लोकसभा चुनाव का पूरा कैंपेन सिर्फ 2 चीज़ों पर आधारित था। वो कैंपेन था एंटी मुस्लिम और एंटी कांग्रेस, यानी एंटी गांधी परिवार और एंटी मुस्लिम। सिर्फ इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की इस राजनीति, इस ग्रे स्तर की राजनीति, इस स्तरहीन राजनीति को भारत की जनता ने जवाब दे दिया है, इसको निरस्त कर दिया है, इसको नाकाम बना दिया है। और अब जो तस्वीर नज़र आएगी फिलहाल संसद में वो ये होगी कि ये दोनों बहन भाई, जिनको मैंने खुद देखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, दोनों में मैंने देखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश तक, जगह जगह पर मैंने जाकर खुद फर्स्ट पर्सन अकाउंट में देखा कि उन दोनों को लेकर जो भारत की जनता थी, वो वोटर था जो नरेंद्र मोदी के हाथों त्रस्त था, पूरे तरीके से त्रस्त हो चुका था, परेशान हो चुका था, जिसको ये डर था कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनके पास आज़ादी नहीं बचेगी। उन तमाम लोगों ने जो करिश्मा, जो जादू सड़क पे मैं देख कर आई हूँ इन दोनों बहन भाइयों के लिए, और यही करिश्मा और जादू जब संसद में होगा तो हम देखेंगे कि हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको ख़त्म करने का, कमज़ोर करने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया, जिस तरह की तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाया, वो अब मैं देखूंगी कि वो लोकतंत्र बहाल होता हुआ नजर आएगा। ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। संविधान से आपको इस वोट का अधिकार मिलता है, आपको भोजन का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, आरक्षण का अधिकार मिलता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। समझ लीजिए गहराई से इस बात को, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि चुनाव, ये जो चुनाव है वो संविधान और लोकतंत्र बचाने का मौका आपके पास है, और इसके अलावा अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कीजिए। इस पूरे चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास एक और ऑप्शन था। उनके पास ऑप्शन ये था कि वो नफरत भरी बातें, हिंसक बातें, स्तरहीन बातें कर सकते थे नरेंद्र मोदी की तरह, नरेंद्र मोदी के बारे में। लेकिन गांधी परिवार पर जिस तरह से हमला किया गया, उसके बाद भी मैंने नहीं देखा कि कभी भी किसी गरिमा से उन्होंने समझौता करने की कोशिश की। राजनीति की गरिमा, भाषा की गरिमा, भारतीय संस्कृति की गरिमा, भारत का संविधान और लोकतंत्र की जो गरिमा है, उस सब को बना के बचा के रखना, इतने डिग्निफाइड तरीके से, इतना गरिमापूर्ण तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस चुनाव को लड़ा है कि अपने आप में ये लगता है कि इस चुनाव को नहीं, इस भारत के लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र की गरिमा को, भारत का नागरिक और उसके वोटर की गरिमा को बचाने का काम किया है। प्रियंका गांधी कह रही है अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए आप संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिसको माना गया कि सबसे ज़्यादा अब तक भारत की राजनीति में जो बदतरीन स्टेटमेंट्स, जो बदतरीन वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं अभी तक चुनाव के दौरान, उसमें था जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र चुरा लेगी। जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी, कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति चुरा कर दे देगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। ये देश के प्रधानमंत्री ने भरे मंच से हज़ारों लाखों लोगों के सामने उन्होंने ये बात कही। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने क्या दिया? उन्होंने कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए शहीद हुआ। सुन लीजिए। 55 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार चली इस देश में। कभी किसी ने आपके मंगलसूत्र चोरी किए? इंदिरा जी ने अपना सोना दिया देश के लिए जब जंग थी। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। तो प्रियंका गांधी वायनाड से पूरी संभावना यह है कि वो चुन ली जाएंगी एक सांसद के तौर पर जो बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वायनाड वो छोड़ रहे हैं। जाहिर है 2 जगह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते थे, और राहुल गांधी ने पहले भी इस बात को कहा था कि ये ऐसी घोषणा होगी जिससे वायनाड का वोटर भी खुश होगा और रायबरेली का वोटर भी खुश होगा। माना यह जा रहा है कि जो उसके पीछे स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो ये है कि नॉर्थ के साथ साथ, यानी उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को
को छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी। दक्षिण भारत उसका एक मजबूत किला रहा है। तमिलनाडु में अगर देखें तो पूरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके अलावा केरला ही एक बड़ा ऐसा एक तरह से किला बचता है उनके लिए, जिसको बचाना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं, और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि फिर से वापस लेफ्ट पार्टियों की, वाम दलों का जो अलायंस है उनकी सरकार वापस आ गई थी, जो कम होता रहा है केरला में। जब पिछली बार में मौजूद थी, पूरी संभावना ये जाहिर की जा रही थी जब मैं इस चुनाव को कवर कर रही थी कि चूंकि हमेशा स्टेट में एक बार लेफ्ट और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती रही है, तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा न होकर वापस दोहराई गई सरकार। तो ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरीके से इसको रणनीति, स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है कि वायनाड या केरला को माना जाए वो गांधी परिवार के लिए एक अहम है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी एक नहीं बल्कि दो सांसद मिल जाएंगे वायनाड को, केरला की जनता को, ये भी उन्होंने कहा। और इसके अलावा कर्नाटका में भी हम देखें, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तमिलनाडु में, और सिर्फ डी के शिव कुमार भी ही हैं सिर्फ जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटका का भी जिक्र किया जाए तो प्रियंका गांधी के वहाँ पहुँचने से एक दक्षिण भारत की जनता को ये संकेत भी जाएगा कि काफ़ी अहम है, और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी मैंने आपको बताया। अब मैं अगली बात जो कहने जा रही हूँ वो बात है कि किस तरह से जब प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी कह रही है कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस में कोई योग्यता नहीं है और कांग्रेस में अभी भी परिवारवाद हावी है। मैं यहाँ पे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी 50 साल पार कर चुकी हैं। 52 साल की प्रियंका गांधी अगर वो चाहती तो इससे पहले चुनाव लड़के सांसद बन जाती। प्रियंका गांधी वो एक ऐसी नेता हैं, अगर परिवार का ही असर होता तो किसी भी सीट से चुनाव लड़कर किसी भी सीट से वो जीत जाती हैं। आपको क्या इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रियंका गांधी जीत जाती? लेकिन हमेशा वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स से दूर रहीं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जिस तरह से लगातार इनके परिवार में देखा गया, गांधी परिवार में एक के बाद एक कुर्बानियाँ हुई हैं, एक के बाद एक हत्याएं हुई हैं, और इसीलिए परिवार में हमेशा राजनीति को लेकर जो जितना आकर्षण है उतना ही उसको लेकर दूरी भी है। और एक व्यक्ति के तौर पे इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वो लोग जिन्होंने अपनी दादी, अपने पिता, अपने परिवार के लोगों को खोया अपने सामने, उनका राजनीति से कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल रिश्ता है, इसको समझना आसान नहीं है, या आसान है मैं कहूँगी। तो प्रियंका गांधी जो अब जाके उन्होंने इस मौके को अपनाने का फैसला किया है, अगर वो चाहती तो 52 साल तक क्यों इंतज़ार करती, 52 साल तक आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ती। अब मैं ये मान कर चल रही हूँ कि पिछले लगातार 10 सालों में नरेंद्र मोदी के बरक्स अगर प्रियंका गांधी की राजनीति को देखें, उससे पहले आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि प्रियंका क्या करती रहीं। प्रियंका गांधी ने अपने को एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित किया है कांग्रेस के कार्डर्स की नज़र में, कांग्रेस के वोटर की नज़र में, एक ऐसे समझदार, बहुत ही योग्यवान, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो बहुत ही परिपक्व है, जिसको राजनीति की बेहतरीन समझ है। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हारकर कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित ज़मीन पर गिर गई थी, तब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। और ऐसा भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस हुआ उसमें राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी की सक्रियता ने काफ़ी भूमिका निभाई कि उन्होंने ये बातचीत आगे बढ़ाने में काम आई वो। और जाहिर है उनके ऊपर कोई सांसद की या विधायक की जिम्मेदारी नहीं थी, और इसलिए भी वो इसको बेहतरीन तरीके से कर पाई, और यूपी की जाहिर है वो इंचार्ज भी हैं। तो इस पूरे मामले को देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने अपने को एक बेहतरीन नेता के तौर पर स्थापित किया है। मैं आपको उनके चुनावी कुछ भाषण सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के उस बदतरीन जो उनका बयान था उसका मुकाबला तो किया ही, पूरा का पूरा डिस्कोर्स चेंज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अग्निवीर जैसा मुद्दा, इसके अलावा परिवारवाद के जो इल्ज़ाम लगाया वो मुद्दा, इसके अलावा राहुल गांधी को जिस तरह से संसद से फिर उनके घर से निकाला गया, उन तमाम मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने सामने रखा, आइए सुनते हैं। एक शहीद होता है, इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए। मेरे परिवार में जब एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, जब दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने कभी कोई
कुर्बानी नहीं दी, उनको नहीं पता कि त्याग क्या होता है, उनको नहीं पता कि सेक्रीफाइस क्या होता है। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी एक बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से, जिस तरह से एक नेता के तौर पर उभरी हैं, न ज़रा उनका कदम फिसला, न ज़रा उनकी ज़बान फिसली, जिस तरह से शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान तरीके से वो नज़र आती रही हैं इस पूरे चुनाव में। यानी पहली भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, तमाम तरह की जो चुनावी सभाएं थीं, वो तमाम तरह की चुनावी बैठकें थीं, जिस तरह से मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने, उनको पूरा हक है वो राजनीति में आए। भारत की जनता को भी इस बात का पूरा हक है कि उन्हें लायक और योग्य नेता बने, जो लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं, लोगों को उनके अधिकार दिलवाएं, उनकी आज़ादी से उन्हें दूर न रखें। और साथ ही सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त देश जिससे दो चार हो रहा है, यानी बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, डूबती हुई अर्थव्यवस्था की समस्या, एक ऐसा विपक्ष भारत के लोग डिज़र्व करते हैं कि वो ये जो कमज़ोर सी सरकार नज़र आ रही है, बैसाखियों पे जो सरकार नरेंद्र मोदी की नज़र आ रही है, उस पर पूरे तरीके से चेक रखें। तो नरेंद्र मोदी ये भूल जाएं कि पिछले 10 साल में हमने देखा कि राहुल गांधी ने हर तरह से एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। ये तस्वीरें देखिए, जब जिस तरह से कटुता कितनी नज़र आ रही थी। 2018 की बात है, राहुल गांधी उठे और कहा कि मेरे मन में ज़रा भी कोई नफ़रत नहीं है, ज़रा भी कोई बैर नहीं है नरेंद्र मोदी को लेकर, और जाके उन्होंने झट से उनको गले लगा लिया, जिस पर भी नरेंद्र मोदी ने बाद में कहा कि किस तरीके से उस पर रिएक्शन दिया, लेकिन एक डिग्निफाइड पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ऐसे दौर में जब विमर्श नीचे जा रहा था। मैं उम्मीद ये करती हूँ एक पत्रकार और भारतीय नागरिक होने के नाते कि ये संसद 2014 से 19 और 19 से 24 की जो संसद है उससे बिल्कुल अलग होगी। ये वो संसद नहीं होगी जब विपक्ष के 150 सांसदों को वापस निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। और मैं मानती हूँ पूरे तरीके से कि ये जो तबाही की शुरुआत थी, जो ज़मीन खिसकने की शुरुआत थी, इसकी शुरुआत तभी से हुई जब विपक्ष के मुट्ठी भर नहीं, इतनी बड़ी तादाद में जो सांसद थे उनको विपक्ष मुक्त पूरे तरीके से संसद बनाने का जो काम किया, विपक्ष जितने फोर्स से, जितने बल के साथ वापस आएगा। और जब 24 जून से हम ये सेशन देखेंगे, जो स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें नज़ारा ही कुछ होगा। और ये उम्मीद की जा सकेगी कि डेमोक्रेसी का रिवाइवल, लोकतंत्र को बहाल करने की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।